Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today, 22nd July 2020, we are going to discuss exercise 2.4. We will discuss question number 1 and 2 of exercise 2.4 in this lecture. स्टूडेंट्स, एज़ यू नो, हमने रिवीजन स्टार्ट की है। रिवीजन में मैंने आपको बताया था कि पहले जो एक्सरसाइजेस लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम डिटेल में इन सारे चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.4 हम कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बेटे, इसमें एक्सपोनेंशियल लॉस को हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल लॉस में कुछ लॉस अभी डिस्कस कर लेते हैं। दो सेम बेस वाले नंबर्स जिनकी जो है वो दो सेम बेस वाले जो भी पावर्स होती हैं उनको आप ऐड कर सकते हो अगर वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, और अगर दो सेम बेस वाले जो है वो नंबर हैं और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पार्ट्स को हम माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से अगर जो है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट का लॉ के अकॉर्डिंग अगर जो है वो किसी नंबर की पार्ट नेगेटिव में है तो उसको उसकी जगह चेंज कर देने से, यानी अगर वो न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दें, और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमिनेटर में लिख देने से उसकी जो है वो पार्ट पॉजिटिव भी हो जाती है। तो चलें, ये कुछ लॉज हैं जिनकी मदद से जो है वो हमने आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ साथ जो है वो हम डिस्कस भी करते जाएंगे डिटेल में इनको। और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक जो हिंट है आपके पास वो ये कि आप हर एक टर्म को अलग-अलग सिंप्लीफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 243 रेज़ टू पावर -2/3। मैं सिर्फ इतनी टर्म को ही पहले सॉल्व करूंगी और उसके बाद हम बाकी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी पावर है माइनस में, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग इसकी पावर प्लस की हो सकती है अगर मैं इसको न्यूमिनेटर की बजाय डिनोमिनेटर में लिख दूँ। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इसी टर्म को सॉल्व करें। 243 रेज़ टू पावर है 2/3। मैंने 243 की फैक्टराइजेशन करनी है। 243 की आप फैक्टराइजेशन करें और आपने कोशिश करनी होती है कि इसको प्राइम फैक्टर्स में लेके आएँ। प्राइम फैक्टर्स मतलब जिसके बाद आप मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन ना कर सकें। तो सबसे पहले 3 पे ये डिवाइड होता है। 3 8 are 24, 3 1 are 3। उसके बाद फिर जो है वो 3 पे होता है। 3 9 are 20, 3 2 are 6 और 3 7 are 21। उसके बाद फिर ये 3 पे हो जाएगा डिवाइड। 3 9 are 27 और लास्ट पे फिर ये 3 पे हो जाएगा। 3 3 are 9, यानी कि अब जो है ये 3 एक इसका लास्ट वाला प्राइम फैक्टर है। अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसकी टोटल पावर बन गई है 3 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ पे 243 की जगह पे मैंने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 5 243 की फैक्टराइजेशन के बाद जो मैंने साइड पे रफ में की थी, और यहाँ पे ये बाहर वाला 2/3 एज इट इज़ इसके साथ है। फिलहाल इसी को डिस्कस कर रहे हैं हम। ये वाला जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल नहीं होता, तो न्यूमिनेटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 3 रेज़ टू पावर बन जाएगा 10/3। अब आपको पता है 3 10 के साथ कैंसिल नहीं होता, लेकिन अगर हम जो है इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये वाला जो नीचे वाला 3 होता है वो कहाँ पे चला जाता है, इंडेक्स में। इंडेक्स वाला जो है वो अगर इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो 10 है, 10 तो बाहर वाले 3 के साथ कैंसिल नहीं होगा, तो मैंने इस 10 के जो है वो उतने अलग-अलग पार्ट्स कर देने कि वो बाहर वाले 3 के साथ कैंसिल हो जाए। ये 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3, ये आपने सिर्फ ये बेस तो सबके साथ है, यानी ये जो 3 है ये जो इसकी पावर 10 है ये उन सब की बेस 3 है। तो अब मैंने उस बेस को अलग-अलग जो है वो सबके साथ लिख दिया। ये 3 और 3 6 हो गए और 3 9, यहाँ तक 9 पावर कंप्लीट होगी। टोटल 10 थी तो 10 की वजह से 3 रेज़ टू पावर 1 अलग लिख दिया। अब जिसकी बेस भी जो है वो यानी जिसकी पावर और ये जो रेडिकल का इंडेक्स है ये सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये बाहर वाला क्यूब रूट सबके साथ है, इसका भी क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि इसके एक्सपोनेंट सिर्फ 1 है। तो ये सारे जो है 3 वाले ये जो तीनों 3 हैं ये आज़ाद हो जाएंगे इस क्यूब से भी और क्यूब रूट से भी, और ये वाला जो 3 है ये इस क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 और 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। ये अभी तक हमने सिर्फ 243 को सॉल्व किया। पहले उसकी फैक्टराइजेशन की, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने उसकी रेडिकल फॉर्म में लिख के जो कैंसिल हुए उनको कैंसिल कर दिया और बाकियों को लिख दिया।
उसके बाद सेकंड हमारे पास है 32 रेज टू पावर -1/5। इसकी भी जो है वो पावर माइनस में है, तो इसको भी डिनोमिनेटर में लिख दिया ताकि इसकी पावर प्लस की हो जाए। ये 2 रेज टू पावर 5 और ये 32 की फैक्टराइजेशन की तो 2 रेज टू पावर 5। बाहर इसके है 1/5, 5 से मल्टीप्लाई, ये जो है वो ये डिवीजन में है और ये न्यूमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 रेज टू पावर 1 रह जाएगा, तो 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 2 रह गया सिर्फ। उसके बाद ये इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद 196 रेज टू पावर -1 उसका स्क्वायर रूट है, -1 उसकी पावर है, तो उसे न्यूमिनेटर में लिखा ताकि उसकी पावर प्लस की हो जाए। उसके बाद 1 जो है वो प्लस का हो गया, ये 196 स्क्वायर रूट। 196 की फैक्टराइजेशन की तो वो 14 स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 1 ज़ा 2 ही रहेगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 14 रह गया। यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में रह जाएगा 7। नीचे वाला हम पहले सॉल्व कर चुके थे, तो ये 7 लास्ट तक आंसर में लिख देना आपने, और ये आपके पास पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप एक साथ सारी टर्म्स को सॉल्व करना शुरू करोगे तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, तो आप हर टर्म को अलग-अलग सॉल्व करें और उसके बाद जो है वो लास्ट पे आंसर लिख दें। सेकंड आपके पास पार्ट है जी, इसमें दो जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर -4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है -8x रेज टू पावर -3 एंड y रेज टू पावर 2 से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -8 से, तो ये बेटे हो जाएगा -16। और मैंने आपको बताया था कि अगर जो है वो बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब हम लिखेंगे 5 प्लस और आगे लिखेंगे -3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2। तो x रेज टू पावर 2, अब एक ही मरतबा उसकी बेस को लिख देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 5 रेज टू पावर -4, ये -4 है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी बेस दोनों की सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर और इसकी पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ भी बेटे हमने किया ऐड ही था, 5 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इस वजह से दरम्यान में माइनस लगा है, तो -4 + 2 ये हमारे पास हो जाएगा -2। नेगेटिव एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास -16 x रेज टू पावर 2 न्यूमिनेटर में रहेगा, और जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव का हो सिर्फ उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं ताकि उसका एक्सपोनेंट जो है वो प्लस का हो जाए। तो -16 x रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है जी x रेज टू पावर -2 और y रेज टू पावर -1, z रेज टू पावर -4, x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर -3, z रेज टू पावर 0, और इन सब की पावर है -3। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि हम सेम जो है वो जो बेस वाले हैं उनकी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, और मैंने आपको बताया था सेम बेस वाले नंबर्स हों और उनकी पार्ट्स को जब हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बाहर वाली अभी -3 जो पार्ट है उसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ये x रेज टू पावर -2 है और ये डिनोमिनेटर में था 4, ये 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4। अब इस x की सारी पावर इससे जो है वो हमने ले ली है, इस x की पावर यहाँ पे रहेगी 0। जिस नंबर की पावर 0 हो जाती है बेटे उसका आंसर होता है 1, तो 1 पावर में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे x रेज टू पावर -2, और ये वाला 4 भी ऊपर जाके -4 हो गया, जो कि टोटल हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, 4 and 2 6, और ग्रेटर वैल्यू का साइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y वाला, तो y रेज टू पावर -1 है और ये -3, ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा, +3 और -1 विच इज़ इक्वल टू +2, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। ये -4 है और ये 0 है, ये ऊपर जाके माइनस होगा, ये 0 आप नहीं भी लिखेंगे तो भी, क्योंकि 0 ऊपर ले जाने से भी 4 के साथ माइनस करेंगे तो वो -4 ही रहेगा। अब ये जो बाहर वाला -3 है ये इन सब की पावर है, तो इन सब के साथ इसको लिख देंगे, -3 को सबके साथ ब्रैकेट लगा के लिख दिया, ब्रैकेट लगा के लिखा तो इसका मतलब है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस। और आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हम साइन भी चेंज कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 ज़ार 18, तो +18 आ जाएगा इसके साथ, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, तो इसके साथ y रेज टू पावर -6 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये वाला लास्ट वाला z है, z रेज टू पावर -4 और -3, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग जिनकी पार्ट्स पॉजिटिव किया है वो तो वहीं रहेंगे, और जिनकी पार्ट नेगेटिव किया अगर वो न्यूमिनेटर में है तो आपने उसे डिनोमिनेटर में लिख देना है, और अगर डिनोमिनेटर में है तो आपने उसे न्यूमिनेटर में लिख देना है, ताकि दोनों की पार्ट्स प्लस की हो जाए।
तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 18 और z रेज़ टू पावर 12 ये न्यूमिनेटर में रहेगा, और y रेज़ टू पावर -6 जो है वो इसको हमने +6 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो बेटे नेगेटिव एक्सपोनेंट का लॉ आपने लास्ट पे ज़रूर अप्लाई करना है। अगर यहाँ तक आप रहने देंगे तो भी आपके क्वेश्चन के एक या जो है वो अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको फिर उसमें से 1 मार्क्स ही मिलता है। तो आपने नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। तो इसमें हमारे पास जो है वो 2 अलग-अलग टर्म्स हैं। ये जो दरमियान में माइनस है ये हमें बता रहा है कि ये वाली सारी की सारी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। इसको 2 तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर को इकट्ठा रहने दें, ऊपर वाली टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करें, उनमें से कॉमन लेके इकट्ठा डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दें, या फिर आप इस टर्म को अलहदा सॉल्व करें, इस टर्म को अलहदा सॉल्व करें और डिनोमिनेटर ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दें। तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दिया ताकि आसान तरीके से इसको जो है वो हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व करेंगे, ये जो आपके पास माइनस है पहले वाला हिस्सा है ये, और इसके डिनोमिनेटर में ये सारे का सारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया। 81 की हमने फैक्टराइजेशन की जो कि हमारे पास आ गई 9 स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है बाहर n, तो जो 9 का स्क्वायर था यानी उसकी पार्ट 2 थी वो n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2n हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी 9 रेज़ टू पावर 2n है, 9 रेज़ टू पावर 2n उससे कैंसिल हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 5। सेम बेस वाले जब नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी एक्सपोनेंट्स को हम माइनस कर देते हैं और बेस को फिर एक दफ़ा लिखते हैं। तो ये जो 3 बेस है इसे लिखा, 5 पॉजिटिव का था, और ये वाली जो बेस 3 इसकी पार है यानी एक्सपोनेंट है इसका 3, ये डिनोमिनेटर में था, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा। 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2। 3 रेज़ टू पावर 2 का ये मतलब नहीं है कि आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा यानी 2 मरतबा 3 को लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाता है 9। ये आपके पास फर्स्ट टर्म सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद सेकंड आपने सॉल्व करना है ये 9 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3, ये डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आपने लिखना है, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपके पास है 3, ये दरमियान वाला माइनस बेटे एज इट इज़ लास्ट तक लगाएंगे आप। 3 रेज़ टू पावर 4n - 1, और यहाँ पे 243 की हमने फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में की थी, 3 रेज़ टू पावर 5 आता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे रफ पे आप जो है वो 7 फैक्टराइजेशन ड्रॉ करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो 243 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली 3 रेज़ टू पावर 5। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी जो बेस है वो 3 है, यहाँ पे इसकी भी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है और इसकी भी बेस 3 है, सिर्फ ये 9 रेज़ टू पावर 2n है। 9 को आप देखें कि क्या आप 3 इसकी बेस बना सकते हैं। 9 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमारे पास 9 की जगह पे आ जाएगा 3 स्क्वायर। यहाँ पे 3 और यानी बेस 3 हो जाएगी, जो इसके ऊपर स्क्वायर है ये बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4n, और यहाँ पे 9 की बजाय आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4n। अब सबकी जब बेस सेम है तो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी बेस को एज इट इज़ लिख देना, और जो डिवाइड हो रहे हैं उनकी बेस को जब ऊपर लिखेंगे उनके जो है वो एक्सपोनेंट को उनको हमने जो है वो माइनस कर देना है। तो ये वाला माइनस एज इट इज़, ये 3 जो बेस का है ये सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे, ब्रैकेट लगाई कि ये वाली सारी की सारी इसी के एक्सपोनेंट्स हैं। 4n - 1 + 5, 4n - 1 + 5 ये न्यूमिनेटर के थे, इनमें कोई चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। और ये जो डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट्स हैं आपके पास 3 के, उनके साथ उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 4n प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये वाला जो एक्सपोनेंट का 3 था ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये +4n - 4n से कैंसिल हो जाएंगे। आप साइड पे इसको करके देख लेते हैं सॉल्व। 5 में से सबसे पहले आप जो है वो 1 माइनस करें तो बाकी आपके पास +4 आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन। फिर आपने +4 में से 3 भी माइनस कर देना है तो फिर प्लस माइनस -1 रह जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा यानी +1 बचेगा। तो 3 रेज़ टू पावर 1 लगा दिया। 3 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, यानी 3 को एक मरतबा लिखना है। तो 9 - 3 तो 6 आ गया आपके पास, यानी हमने इस साइड को अलहदा सॉल्व कर लिया, इस साइड को अलहदा सॉल्व कर लिया, इनको दोनों के डिनोमिनेटर में लिख के और लास्ट में इनके आंसर्स को आपस में माइनस कर दिया तो आपके पास 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने साबित करना है कि जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो उसका आंसर 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके भी आपने साबित करना है कि उसका आंसर भी 1 आता है।
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स रेज टू पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर बी, और इस सारे की पावर है ए प्लस बी, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर सी, और इसकी पावर भी जो है वो बी प्लस सी है, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स रेज टू पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर ए इंटू सी प्लस ए। और आपने ये साबित करना है कि इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। सबसे पहले हमने जो है प्रूफ के तौर पे लेफ़्ट हैंड साइड को लिखा, राइट हैंड साइड को तो सॉल्व भी नहीं करना, वो 1 है उसने एज इट इज़ ही आ जाना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लिखा। अब ये देखें यहाँ पे दोनों की बेस x है, तो दोनों की बेस x है और ये आपस में जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो सेम बेस वाले नंबर जब आपस में डिवाइड होते हैं तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं। तो x लिख के x रेज टू पावर a माइनस b आ जाएगा आपके पास, और जो बाहर वाला a प्लस b है वो एज इट इज़ यहाँ पे x रेज टू पावर b, और इसके डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर c था, तो वो जो c था वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और ये बाहर वाला b प्लस सी एज इट इज़, और यहाँ पे c माइनस a और बाहर वाला c प्लस a एज इट इज़। अब ये जो x की पावर है इसकी, ये दोनों इसकी पावर्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक है a माइनस बी और एक है a प्लस बी। दोनों पार्ट्स को जो है वो ब्रैकेट में लिख दिया। इस x की दो पार्ट्स हैं, एक है b माइनस सी और दूसरा है b प्लस सी, और इस x की भी पार्ट्स आपके पास दो हैं, एक c माइनस a और एक है c प्लस a। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले उस फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। आप साइड पे बॉक्स बना के वो फार्मूला जो है वो लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो पेज के इस वाले कॉर्नर पे आप वो फार्मूला लिख भी सकते हो। फार्मूला होता है बेटे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी दोनों टर्म्स का स्केयर और दरमियान में माइनस हो तो वो किसके इक्वल होता है? अलजेब्रा में वो इक्वल होता है फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक दफ़ा प्लस में लिख दें और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट और सेकंड टर्म के डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी को अगर आपके पास जो है वो इसकी दोनों साइड्स पॉसिबल होती हैं, यानी अगर आपके पास ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है तो आप उसको इस फॉर्म में ले जाते हो, और अगर ये वाली साइड गिवन है तो आप इस फॉर्म में ले जाते हो। ये सारे फार्मूले हम चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 7 तक जो है वो बार बार इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो a प्लस बी यानी एक बार सेम टर्म्स प्लस में लिखी हुई हैं, एक बार माइनस में, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसकी पहचान इस फॉर्मूले की सेम टर्म्स, यानी यहाँ भी a, यहाँ भी a और यहाँ भी b और यहाँ भी b, और साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई। सेम टर्म साइन चेंज आपस में मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म का भी स्केयर बना देते हैं, सेकेंड टर्म का भी स्केयर और दरमियान में माइनस। तो यहाँ पे बिल्कुल यही फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ भी a और सेकंड टर्म b है और साइन चेंज है, तो फर्स्ट का भी स्केयर बना देना, सेकंड का भी स्केयर और दरमियान में माइनस। अब इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी जगह पे एक लिख दिया। यहाँ पे आपके पास b और यहाँ भी b है, ये भी c और c, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सेम टर्म साइन चेंज आपस में मल्टीप्लाई। तो जो भी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म का कैसे पता चलता है? जो साइन से पिछले वाली होती है वो फर्स्ट टर्म है और जो साइन से अगले वाली है वो सेकंड टर्म है। आपने फर्स्ट टर्म का स्केयर बनाना है, सेकंड टर्म का स्केयर बनाना है, दरमियान में माइनस लगाना है, b स्केयर माइनस c स्केयर, फिर जो है वो ये लिख दिया। उसके बाद लास्ट वाले में फर्स्ट टर्म है c और सेकंड टर्म है a और सेम टर्म्स हैं, साइन चेंज हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बेटे हो जाएगा c स्केयर माइनस a स्केयर। तो जब जो है वो अब आपने जो है वो सारे के सारे इनको सॉल्व कर लिया फार्मूला लगा के। अब देखें इन सब की जो बेस है वो अभी भी x है, तो इन सारे के सारे एक्सपोनेंट्स को भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अब हमने साइन चेंज नहीं करना। साइन चेंज हम एक्सपोनेंट्स के तब करते हैं जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जा रहे होते हैं। अब ये बेस एक मरतबा लिखेंगे और सारे एक्सपोनेंट्स लिख देंगे बगैर उनके साइन चेंज किए। a स्केयर प्लस का है, b स्केयर माइनस का है, ये b स्केयर के स्टार्ट पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये b स्केयर प्लस का है, ये c स्केयर माइनस का है, यहाँ पे c स्केयर आएगा, और यहाँ पे जो है वो ये प्लस c स्केयर है और ये माइनस a स्केयर है। प्लस a स्केयर माइनस a स्केयर से कैंसिल होगा, प्लस c स्केयर माइनस c स्केयर से कैंसिल होगा, प्लस b स्केयर माइनस b स्केयर से कैंसिल होगा, और यहाँ पे x की सारी पावर्स जब कैंसिल हो जाएंगी तो x रेज टू पावर 0 बचेगा। अब ज़ीरो एक्सपोनेंट ला के अकॉर्डिंग जिस भी नंबर की पावर 0 हो, ख्वाह वो 1 बिलियन है, a है, b है, कोई भी वेरिएबल है, उसका आंसर होता है 1। अब हमने कहा था कि इसकी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आंसर 1 आया। इसकी राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 1 थी, तो साबित हो गया कि जो गिवन क्वेश्चन था उसकी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। आप लास्ट पे ये भी लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटे आपने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। रफ नोटबुक पे, नीट नोटबुक पे आपके पास ये क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो आप सिर्फ रफ नोटबुक पे इनको जो है वो नोट करेंगे।
आपने आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक क्वेश्चन में दी गई टर्म्स हैं उनमें से हर टर्म को अलग-अलग आपने फैक्टराइज करना है। अगर कोई रेडिकल में है तो उन्हें एक्सपोनेंशियल में लिख दें, और अगर एक्सपोनेंशियल में है तो उन्हें रेडिकल में लिख के जिस भी तरीके से वो टर्म सिंप्लीफाई होती हैं आपने सिंप्लीफाई करनी है। और नेगेटिव एक्सपोनेंट का लॉ इसमें हमने यूज़ किया कि अगर जो है वो कोई टर्म न्यूमिरेटर में उसकी पावर जो है वो नेगेटिव, वो जो उसकी पावर है वो नेगेटिव में है तो आप उसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे और उसकी पावर को पॉजिटिव कर देंगे। और इसी तरीके से अगर वो डिनोमिनेटर में है तो आप उसे न्यूमिनेटर में लिख देंगे तो उसकी पावर जो है पॉजिटिव की हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की मदद से आप अपने होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आज करवाए उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।